सभी को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आज स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समसामयिक घटनाओं का वार्षिक घटनाक्रम है। तो समसामयिक घटनाएं हैं वर्ष की। तो वर्ष भर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें हम लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। अगला देखिए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना भी की गई है। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना भी की गई है। अगला देखिए, 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड संविद का अनावरण भी किया गया है। तो 23 नवंबर 2024 को भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और इसी अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड, मतलब एक रोबोट, वहाँ जो लोग जाएंगे उनको गाइड करने के लिए एक रोबोट वहाँ लगाया गया है, उसका अनावरण किया गया है और उस रोबोट का नाम संविद है। ठीक है, अगला देखिए, 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया है। तो 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय लाभ दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाएं जो पात्र हैं उन्हें 1500 रुपये जो है प्रतिमाह वित्तीय लाभ दिया जाता है। अगला देखिए, अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार के नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार के नीति आयोग की जो है एक पहल है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो अटल मिशन, इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2019-20 में लगभग ये 27% रहा, उससे बढ़ाकर 2035 तक जो है इसे 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो है 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हो। तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है ये विद्यार्थियों के लिए है, और विद्यार्थियों के लिए जो है ये आर्थिक सहायता जो है वित्तीय सहायता ये प्रदान करती है। अगला देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें हैं, जैसे पीएम श्री 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री शुरू किया गया था। 7 सितंबर 2022 को समग्र शिक्षा योजना को शुरू किया गया था, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। निपुण भारत, इसे 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। और निष्ठा जो है 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। पीएम श्री, समग्र शिक्षा योजना, निपुण भारत, निष्ठा, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख पहलें हैं, योजनाएं हैं। अगला देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा आरंभ की गई थी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा आरंभ की गई थी। अगला देखिए, 3 AI उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना। तो 3 AI उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIT दिल्ली में, कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIT रोपड़, और सतत शहरी क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIT कानपुर में इनकी स्थापना की जाएगी। तो 3 AI उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने के लिए IIT दिल्ली में, और कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIT रोपड़ में, और सतत शहरी क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIT कानपुर में जो है AI उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 स्थान जैसे मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति जो है प्रदान की थी, जिसमें 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 स्थान मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया है। अगला देखिए, 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषा शामिल हैं। जिसमें मराठी है, पाली को शामिल किया गया है, प्राकृत को शामिल किया गया है, असमिया को शामिल किया गया है और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। अगला देखिए, मराठी भाषा का जो पहला ज्ञात शिलालेख है वो लगभग 2200 वर्ष पुराना है, जो नाड़े घाटा शिलालेख में पाया जाता है, जहां मराठिनियों शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, मराठी भाषा में सबसे पुरानी ज्ञात साहित्यिक कृति जो है गाथा सप्तशती है, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा का उपयोग किया और इसीलिए पाली भाषा को भी जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, मराठी भाषा को दी गई है। अगला देखिए, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य ग्रंथ नाट्यशास्त्र में प्रकृति भाषा को भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो प्रकृति भाषा को जो है भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है।
महाकवि वाग्भट राज के अनुसार भारतवर्ष की समस्त भाषाओं का जो मूल है वो प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला देखिए, असमिया भाषा जो असमी भाषा है इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो प्रारंभिक उल्लेख है वो कथा गुरुचरित नामक ग्रंथ में इसका प्रारंभिक उल्लेख प्राप्त होता है। अगला देखिए, भारत का 13वां महापत्तन गलाथिया की खाड़ी में स्थित जो पत्तन है, गलाथिया की खाड़ी पत्तन जिसे कहते हैं, को घोषित किया गया है। यह पत्तन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो गलाथिया की जो खाड़ी है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और गलाथिया की खाड़ी को एक पत्तन के रूप में 13वां महापत्तन बनाया गया, मतलब 13वां महापत्तन महाबंदरगाह बनाया गया है इसे। अगला देखिए, गलाथिया की खाड़ी स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास 4 चरणों में किए जाने की परिकल्पना की गई है। तो गलाथिया की खाड़ी में जो बंदरगाह स्थापित किया गया है तो उसे चार चरणों में जो है उसका विकास किए जाने की परिकल्पना की गई है। और वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का भी विकास किया जाएगा। जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैं वो वहाँ पे जो है गार्थिया बंदरगाह पे जो है आया करेंगे। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जिसका अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। अगला देखिए, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। तो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पीएम आशा के अंतर्गत कौन से घटक शामिल हैं? तो मूल्य समर्थन योजना इसमें शामिल है, मूल्य स्थिरीकरण कोष शामिल है, मूल्य घाटा भुगतान योजना इसमें शामिल है और बाजार हस्तक्षेप योजना जो है पीएम आशा में शामिल है। अगला देखिए, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायोराइड योजना को मंजूरी दी गई है। तो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायोराइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखिए, बायोराइड क्या है? तो बायोराइड का पूर्ण रूप जो है ये जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास है। तो बायोराइड जो है ये जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित ये पूरा नाम है बायोराइड का। ठीक है, अगला देखिए, बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं जिसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। तो बायोराइड योजना में जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं हैं जिसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया है। अगला देखिए, 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
बायो ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी गई है। तो 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो ई3, तो बायो ई3 में क्या शामिल है? अर्थव्यवस्था शामिल है, पर्यावरण शामिल है और रोजगार, है ना, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो 3 चीज़ों को बायो ई3 में शामिल किया गया है और इस नीति को मंजूरी दे दी गई है। अगला देखिए, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। तो भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। अगला देखिए, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, जो अहमदाबाद एवं भुज के मध्य चलाई जाएगी। तो पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है गुजरात के अहमदाबाद और भुज के मध्य चलाई जाएगी, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया सितंबर में। अगला देखिए, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा को बनाया गया है। तो 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा को बनाया गया है। अगला देखिए, 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखिए, किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में परियोजनाएं संचालित की गई हैं। तो किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में परियोग योजनाएं संचालित की गई हैं। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विधुर नगर में, ये 6 राज्यों में जिन्हें स्थापित किया गया किसान। तो ये 6 किसान आईडी के निर्माण के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण जो है ये 6 राज्यों में संचालित है, जिसमें उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र बीड, हरियाणा यमुनानगर, पंजाब फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु विधुर नगर। 6 राज्यों में जो है किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। अगला देखिए, धुलेरा गुजरात में भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब स्थापित की गई है। तो धुलेरा गुजरात में भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब स्थापित की गई है। अगला देखिए, 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज जो है नीले रंग का है। अगला देखिए, 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की है और यह योजना जो है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। तो 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की है और यह योजना जो है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। अगला देखिए, 18 सितंबर 2024 को
वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में NSP वात्सल्य को लॉन्च किया है। तो 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में NSP वात्सल्य को लॉन्च किया है। यह वात्सल्य क्या है? तो यह आवश्यक बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। वात्सल्य क्या है? यह आवश्यक बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। अगला देखिए, इंडिया रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 स्थानों में IIT मद्रास पहले स्थान पर है। तो इंडिया रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 संस्थानों में IIT मद्रास पहले स्थान पर है। अगला देखिए, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगला देखिए, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है और इसमें 4 मुख्य घटक हैं, जैसे जल है, वायु है, वन और मृदा हैं। इसके 4 मुख्य घटक कौन है? जल, वायु, वन और मृदा हैं। अगला देखिए, सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। तो सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। तो SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। अगला देखिए, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 का चौथा संस्करण जारी किया है। तो 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 का चौथा संस्करण जो है जारी किया है। अगला देखिए, SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 रैंक में शीर्ष राज्य जो है केरल और उत्तराखंड है। तो SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 रैंक में शीर्ष राज्य केरल और उत्तराखंड है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो प्रतिवर्ष 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला देखिए, भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगला देखिए, प्रतिवर्ष 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया। तो प्रतिवर्ष 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40 वर्ष की मानक दिव्यांगता वाले 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। अगला देखिए, लोकसभा के आम चुनाव 2024 में पहली बार ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया। तो लोकसभा के आम चुनाव 2024 में पहली बार ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। अगला देखिए, भारत निर्वाचन आयोग आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज शीतल देवी को ECI का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था।
तो भारत निर्वाचन आयोग जो है आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज शीतल देवी को जो है राष्ट्रीय आइकन जो है नियुक्त किया था। अगला देखिए, 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है 9 जून 2024 को ली। अगला देखिए, दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है। तो दिव्यांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। और दिव्यांग ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला देखिए, सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन जो है भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। अगला देखिए, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश की सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। अगला देखिए, लद्दाख के श्योक नदी पर स्थित ब्रांसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है। तो विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी गई है ब्रांसा पुल, जो लद्दाख में श्योक नदी पर स्थित है। अगला देखिए, वर्ष 2024 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांसे की प्रतिमा है। तो वर्ष 2024 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है। अगला देखिए, 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो है नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में, तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने एक स्वाति नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जो महिलाओं और बालिकाओं को विज्ञान के क्षेत्र में जो है पढ़ने में मदद करेगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन जो है पटना बिहार में किया गया है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन पटना बिहार में किया गया है। अगला देखिए, सुदर्शन सेतु जो है देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। सुदर्शन सेतु जो है देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड जो है सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला देखिए, श्री राम लला की प्रतिमा काले ग्रेनाइट की बनी है और इसके मूर्तिकार जो है कर्नाटक के अनूर योगीराज हैं।
अगला देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य स्थापत्यकार जो है चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तो मुख्य स्थापत्यकार इसके चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिन्होंने पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है इसका तैयार किया है। अगला देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित सूर्य तिलक तंत्र। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित सूर्य तिलक तंत्र को केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने डिजाइन किया है तथा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्यपथ एवं प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। अगला देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सीयूडी नहावा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा सेतु है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सीयूडी नहावा सेवा अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा सेतु है। यह 6 लेन वाला सेतु है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अगला देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है। अगला देखिए, 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारत क्री-काम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। अगला देखिए, CCPI 2025 में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश चीन जो है 55वें स्थान पर है। तो CCPI 2025 में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश जो है चीन है और इसका स्थान कौन सा 55वां है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों डैन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया था। अगला देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 निहोन हिंडांकियो नामक एक जापानी संगठन को दिया गया है। अगला देखिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए दिया गया है। अगला देखिए, हान कांग जो है नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। तो हान कांग जो है नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। अगला देखिए, 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था संघर्ष के मध्य गरीबी। अगला देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त है, अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड को लगातार 14वें वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। अगला देखिए, टोक्यो योकोहामा ये जापान में है और विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। तो टोक्यो योकोहामा जो है ये जापान में है और विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है।
तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो आइसलैंड है यह विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है, तो भारत 115वें स्थान पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत जो है 99वें स्थान पर है। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2050 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है 191वां है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है 191वें स्थान पर है। अगला देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है 118वां है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में जो है भारत का स्थान 118वां है। अगला देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है वो 128वां है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 128वां है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 42वां है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 42वां है। अगला देखिए, भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है 96वां है। तो भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 96वां है। अगला देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो 105वीं है। तो वैश्विक भूख सूचकांक में भी भारत की रैंक जो है 105वीं है, जो काफ़ी दुखदाई है, खराब है स्थिति है। अगला देखिए, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। अगला देखिए, 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। अगला देखिए, 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य बाकू अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। तो 11 से 24 नवंबर के बीच जो है बाकू अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला देखिए, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये ब्राज़ील के जो है रियो डी जेनेरो में आयोजित किया जाएगा। अगला देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 ये नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा। अगला देखिए, 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया। तो 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया है। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ जो है 29 अक्टूबर 2024 को किया गया है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक HDI में 193 देशों में 130वें स्थान पर है।
तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें जो है भारत 130वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में जो है भारत 130वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में 3 अपनाए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा को लिया जाता है, राष्ट्रीय आय को लिया जाता है और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। इन 3 बिंदुओं पर जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगला देखिए, लिग्रोसैट जो है ये विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। तो लिग्रोसैट विश्व का प्रथम जो है लकड़ी का उपग्रह है और जिसका निर्माण जो है हिनोकी जापान में पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया है। तो लिग्रोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है और जिसका निर्माण हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया है। इसे स्पेस एक्स CRS-31 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। तो लिग्रोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है जिसका निर्माण हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया लकड़ी के द्वारा किया गया है। इसे स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अगला देखिए, नवंबर 2024 में भारत के पहले एनालॉन्ग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ जो है लेह लद्दाख में किया गया है। तो नवंबर 2024 में भारत के पहले एनालॉन्ग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ जो है लेह लद्दाख में किया गया है। अगला देखिए, यूरोपा किपलर। तो यूरोपा किपलर जो है यह यूरोपा किपलर मिशन जो है ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन है। तो यूरोपा किपलर मिशन जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन है। अगला देखिए, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटल मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। तो 18 सितंबर 2024 को वीनस ऑर्बिटल मिशन को स्वीकृति दी गई है। यह मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो यह वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसे भविष्य में जो है लॉन्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला देखिए, शुक्र ग्रह के प्रमुख वैश्विक मिशन है जो शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है। मैरिन 2 शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है। मैगेलन शुक्र ग्रह से संबंधित है। वीनस एक्सप्रेस ये भी शुक्र ग्रह के से संबंधित है। डाविंसी ये भी शुक्र ग्रह से भविष्य में जाने वाला मिशन है। वेरिटास ये भी जो है शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है। तो ये जो मिशन है ये शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है। अगला देखिए, ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक जो है लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। तो ओडिसियस जो है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है ओडिसियस। अगला देखिए, नवंबर 2024 में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर एल कैप्टिन को विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो नवंबर 2024 में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर अल कैप्टिन को विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है घोषित किया गया है। अगला देखिए, सीडैक पुणे में स्थापित एरावत पश्चय। तो सीडैक पुणे में स्थापित एरावत जो है वर्तमान में भारत का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर है। तो
CDAC पुणे में स्थापित एरावत जो है ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। अगला देखिए, फ्रांस द्वारा निर्मित विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आई सेल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की है। तो फ्रांस द्वारा निर्मित जो है विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आई सेल्ट जो है ने जो है मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर को जो है प्रदान की है। अगला देखिए, नवंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक्स ने नवंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक्स नेफ्रिथोमाइसिन को लॉन्च किया है। तो भारत का यह पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक्स है। इससे पहले भारत जो है जितने एंटीबायोटिक्स भारत में हम लोग खा रहे हैं वो भारत के बनाए हुए नहीं है, ठीक है। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक्स जो है नेफ्रिथोमाइसिन है, जिसे लॉन्च किया गया है नवंबर 2024 में। अगला देखिए, ट्राइकोमा को आँखों में रोहे की बीमारी के नाम से जाना जाता है। जो ट्राइकोमा है ये आँखों में होता है और इसे आँखों की रोहे की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। WHO ने ट्राइकोमा को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। तो WHO ने ट्राइकोमा को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला देखिए, यमपॉक्स रोग जो है जिसे मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। तो यमपॉक्स जो है यह रोग मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। यमपॉक्स का पहला टीका जो है MBABN है। यमपॉक्स का पहला टीका MBABN है, जिसे WHO ने सितंबर 2024 में मंजूरी दे दी है। तो यमपॉक्स का जो पहला टीका बनाया गया है वो MBABN है, जिसे सितंबर 2024 से मंजूरी मिल गई है। अगला देखिए, भारत में डेंगू का पहला स्वदेशी टीका जो है डेंगियाल है। तो भारत में डेंगू का पहला स्वदेशी टीका डेंगियाल तैयार किया गया है। अगला देखिए, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। अगला देखिए, नवंबर 2024 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ को देश का 56वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो नवंबर 2024 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ को देश का 56वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला देखिए, भारत की जिन 3 नई अर्धभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है वो इस प्रकार हैं। तो नजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूबेरी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। इन 3 भूमियों को जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। अगला देखिए, तवा जलाशय जो है तवा और दिनवा नदियों के संगम पर स्थित है। यह मानव निर्मित अर्ध भूमि है और जिसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। अगला देखिए, प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, बर्निहाट मेघालय जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो बर्निहाट मेघालय जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला देखिए, पेंच बाघ अभयारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। तो पेंच बाघ अभयारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। अगला देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। अगला देखिए,
16 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है संपन्न किया है। तो 16 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। अगला देखिए, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता जो है जैनिक सिनर हैं, जो इटली के हैं। तो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता जैनिक सिनर हैं, जो इटली के हैं। ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता कार्लोस अल्कराज हैं, जो स्पेन के हैं। और ग्रैंड स्लैम विलम्बडन 2025 के विजेता भी जैनिक सिनर हैं, इसके विजेता भी जैनिक सिनर हैं। अगला देखिए, और अमेरिकी ओपन के 2025 के विजेता भी जैनिक सिनर हैं। फिलहाल अभी वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है खेल। अगला देखिए, अवनी लेखरा जो है ये पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। तो अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। अगला देखिए, सुमित अंतिल जो है लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने हैं। तो सुमित अंतिल जो है लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने हैं। अगला देखिए, प्रीति पाल हैं, ये ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। तो प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। अगला देखिए, 17 वर्षीय शीतल देवी वर्ष 2024 में पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी। तो 17 वर्षीय शीतल देवी जो है वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी है। अगला देखिए, हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने हैं। तो हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने हैं। अगला देखिए, मनु भाकर जो है ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। तो मनु भाकर जो है ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। अगला देखिए, 19वें एशियाई खेल में पहली बार ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया। तो 19वें एशियाई खेल में पहली बार ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया। अगला देखिए, 19वें एशियाई खेल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जो है भाग लिया। तो 19वें एशियाई खेल में भारतीय क्रिकेट टीम जो है पहली बार भाग लिया। अगला देखिए, 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में और वेल्स में होगा। ठीक है, तो 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होगा। अगला देखिए, 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 से भारत और श्रीलंका में होगा। अगला देखिए, फीफा क्लब विश्व कप 2025 ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। अगला देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 ये उत्तराखंड में आयोजित होंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित होंगे। अगला देखिए,
राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो यूके में आयोजित होंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो यूके में आयोजित होंगे। अगला देखिए, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हार्बिन चीन में आयोजित होंगे। तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हार्बिन चीन में आयोजित होंगे। अगला देखिए, 20वीं एशियाई खेल 2026 आईची नगोया जापान में आयोजित होंगे। तो 20वीं एशियाई खेल 2026 में आईची एवं नगोया जापान में आयोजित होंगे। अब 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2025 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2025 ही पाकिस्तान में आयोजित होंगे। तो हम लोगों ने वार्षिक समसामयिक में 133 बिंदुओं को जो है पढ़ लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक वर्ष का ये घटनाक्रम है। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में।